नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका वन स्टॉप चैनल अध्ययन मैथ एंड साइंस मीडिया में, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलते हैं मैथ और साइंस दोनों के लेक्चर। तो बच्चों, मैं हूं शालिनी और मैं आज आपके लिए लेके आई हूं क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो आज से हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो बेटा, केमिस्ट्री तो स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री होता क्या है, किस तरह से ये हमारी डेली लाइफ को इफेक्ट करता है। देखो, जब भी हम सब्सटेंसेस के स्ट्रक्चर के बारे में साइंटिफिक स्टडीज करते हैं, या फिर वो सब्सटेंसेस अपने सराउंडिंग में किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, या वो सब्सटेंसेस जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो क्या होता है, यही तो केमिस्ट्री है। ठीक, तो देखो, जैसे कि आपने मैचस्टिक जलाई तो क्या हुआ, उसमें से लाइट एमिट हुई, उसमें से गैस रिलीज हुई, है ना। ये क्या है, ये भी तो केमिस्ट्री ही है। मम्मी ने केक का बैटर अवन के अंदर डाला, पहले तो लिक्विड फॉर्म में था, जब अवन से बाहर निकाला कुछ देर बाद तो फ्लफी केक बन गया। ये कैसे हुआ, ये भी तो केमिस्ट्री है। दो गैसेस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन हुई, और केमिकली कंबाइन होने के बाद भाई उन्होंने लिक्विड की फॉर्मेशन कर दी, पानी बना दिया गैसेस ने, है ना। तो ये कैसे हुआ, ये भी तो केमिस्ट्री है। तो ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर, जो हमारी डेली लाइफ को इफेक्ट करते हैं। तो बेटा, केमिस्ट्री जो है एक मैजिकल वर्ल्ड है जो हमारी ही दुनिया में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आज की क्लास में आज से हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करें, इस मैजिकल वर्ल्ड में आपको घुमाएंगे। तो चलो हमारे साथ इस दुनिया का चक्कर लगाने के लिए, किस तरह से केमिस्ट्री हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, केमिस्ट्री के बिना हम अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, तो जल्दी से नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 1 तो कर ही रहे हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है, और बहुत ही मजेदार टॉपिक है बेटा, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। ठीक है, मजा आएगा इसे पढ़ के। तो देखो, केमिकल रिएक्शंस हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह से देखने को मिलते हैं, ये सबसे पहले हम आपको बताते हैं। कुकिंग में मम्मी ने खाना बनाया, अब वो पहले तो सब्जियां कच्ची थी, लेकिन पकने के बाद वो जो है वो चेंज हो गई है ना, अब हम उनको खा सकते हैं इजीली। ठीक है, तो क्या अब वो चेंज जो सब्जियों के अंदर आया पकने के बाद, क्या वो रिवर्सिबल है, क्या हम उसको वापस से पुराने सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, वो इरिवर्सिबल चेंज है। तो वो क्या है हमारा, वो एक केमिकल रिएक्शन है कुकिंग। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने आपस में केमिकली कंबाइन होके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाया, वाटर बनाया, है ना, ऑक्सीजन बनाई। तो अब ये जो ग्लूकोज बना, वाटर बना, ऑक्सीजन बनी, क्या ये वापस से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, है ना। तो ये भी क्या है, ये हमारा केमिकल रिएक्शन ही तो है। ठीक है, वाटर तो मिला लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी मिली, तो वापस से तो पुराने फॉर्म में तो कन्वर्ट नहीं हुआ ना, पुरानी सब्सटेंस में तो कन्वर्ट नहीं हुआ ना, तो केमिकल चेंज ही तो हुआ, केमिकल रिएक्शन ही तो हुआ। रस्टिंग क्या होती है बेटा, जब लोहे में जंग लग जाता है, जब आयन जो है वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तब उसमें रस्टिंग होने लगती है, उसमें जंग लगने लगता है। तो क्या रस्टिंग रिवर्सिबल है, क्या वापस से उसे आयन में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, रस्टिंग इरिवर्सिबल चेंज होता है। तो भाई वो भी केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है, कंबशन की बात कर लेते हैं। तो फ्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है ना। बर्निंग के टाइम पे भाई वो लाइट भी इवॉल्व कर रहा है ना, वो गैसेस भी इवॉल्व कर रहा है कहीं ना कहीं, है ना। तो ये क्या है, ये भी तो इरिवर्सिबल चेंजेस है, इनको बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। डाइजेशन की बात हम करते हैं। डाइजेशन में हमने क्या हुआ, जो हमारे लार्ज मॉलिक्यूल से वो सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हुए, सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होने के बाद हमारे ब्लड में जाकर वो न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में ऑब्जर्व हो गए। तो क्या ये चेंज रिवर्सिबल है, वापस उसको हम क्या उन लार्ज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो डाइजेशन का प्रोसेस भी क्या हुआ भाई, डाइजेशन भी तो एक केमिकल रिएक्शन ही हुआ। तो आप देख रहे हो बेटा कि किस तरह से केमिकल रिएक्शन हमारे डेली लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, जो में भी कई बच्चों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा। तो केमिकल रिएक्शंस के बिना हम लोग अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक, तो अब देखो केमिकल रिएक्शन एग्जैक्टली होता क्या, अब ये जान लेते हैं। देखो, जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, केमिकली, और एक दूसरे के साथ जुड़ने के बाद
उनमें वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, वो बदलते हैं और एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, एक नई चीज की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं, उसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोला कि अ केमिकल रिएक्शन, देखो बेटा, अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन और मोर केमिकल सब्सटेंसेस, एक या एक से ज्यादा केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं वो ट्रांसफॉर्म होंगे और एक नया सब्सटेंस बना देंगे, ठीक है। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसके अंदर जो नया सब्सटेंस मिलता है बेटा, उसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो एंटायरली डिफरेंट होती हैं। जैसे अगर मान लो हमने एक एग्जांपल लिया, हमने लिया कि भाई हमने हाइड्रोजन गैस ली और ऑक्सीजन गैस ली और ये दोनों केमिकली कंबाइन हुई और इन्होंने क्या बना दिया, इन्होंने बना दिया वाटर। अभी आपको ये बिल्कुल नहीं देखना है कि मैम यहाँ 2 क्यों लगाया, हम तो H2 भी ले सकते थे, O भी ले सकते थे। अभी आप सिर्फ बात को समझो, जब आपको केमिकल रिएक्शंस के, जब आपको इक्वेशंस बनानी सिखाई जाएंगी ना, तब ये चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। अभी एक सिंपल सी बात बोली है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन हुए, दोनों गैसेस कंबाइन हुई और उन्होंने क्या बना दिया, उन्होंने वाटर बना दिया, ठीक है। तो हमको क्या दिख रहा है भाई इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हुई नहीं हुई, है ना। तो केमिकल रिएक्शन तो हुआ ना केमिकल रिएक्शन। देखो की कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन से, तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ आ जाएगी। सबसे पहला हमने क्या देखा कि भाई जो प्रॉपर्टीज थी वो चेंज हुई केमिकल रिएक्शंस के टाइम पे। जो हमारे पास सब्सटेंसेस थे वो न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गए। ये सब्सटेंसेस किस फॉर्म में है बेटा, ये सब्सटेंसेस हमारे गैसेस की फॉर्म में है और जब ये एक दूसरे के साथ मिले, एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए, तो इन्होंने एक लिक्विड की फॉर्मेशन कर दी, है ना, एक लिक्विड की फॉर्मेशन कर दी। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं और इन्होंने क्या बना दिया, एक नया प्रोडक्ट बना दिया। अभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बताएंगे, ठीक है, न्यू सब्सटेंस बना दिया। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट है, चलो ठीक है। फिर एनर्जी चेंज होती है। एनर्जी कैसे चेंज होती है भाई, कि देखो जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो या तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी ऑब्जर्व होगी, हीट और लाइट की फॉर्म में, ठीक है, हीट या लाइट की फॉर्म में, या तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी ऑब्जर्व होगी। अगर एनर्जी ऑब्जर्व हो रही है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ऑब्जर्व होने का मतलब जैसे मान लो मेल्टिंग ऑफ आइस, बेटा क्या किया हमने एक बर्फ का टुकड़ा क्या रख दिया, एक कटोरी में, एक बोल के अंदर रख दिया, ठीक है। तो सराउंडिंग में जो भी हीट होगी वो उसको ऑब्जर्व करेगा ना और फिर वो मेल्ट होगा, वही तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, छोटी क्लास में पढ़ा है, अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसने एनर्जी जो है ऑब्जर्व की। एनर्जी रिलीज करने का मतलब कि भाई जैसे ब्रीदिंग का प्रोसेस है, उसमें हीट एनर्जी हम रिलीज कर रहे हैं, है ना। जब सांस लेते हैं तो गर्म सांस होती है हमारी, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हमने क्या देखा, हमने बोला भाई केमिकल रिएक्शन के टाइम पे एनर्जी जो है वो भी चेंज होती है, ठीक है, या तो हीट या लाइट एनर्जी ऑब्जर्व होगी या हीट और लाइट एनर्जी रिलीज होगी, कोई भी दो चीज होगी, इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों चीजें हुई कि भाई प्रॉपर्टीज चेंज हुई, एनर्जी चेंज हुई। अब प्रॉपर्टीज चेंज होने से क्या हुआ बेटा, और एनर्जी चेंज होने से एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया, एक नया प्रोडक्ट हमको मिला, एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो गई, जिसकी जो कंपोजिशंस हैं और जिसका जो स्ट्रक्चर है वो पुराने वाले सब्सटेंस से डिफरेंट है ना, उससे डिफरेंट है। चलो ठीक है, आगे देख लेते हैं। अभी हम इतना तो समझ आ गया होगा, साथ के साथ नोट करते रहना। अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। तो बेटा देखो रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं। देखो जिन भी सब्सटेंसेस में केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्टेंट है, और जिन सब्सटेंसेस में केमिकल रिएक्शन के बाद जो न्यू सब्सटेंस मिल रहा है वो प्रोडक्ट है। जैसे मीथेन और ऑक्सीजन में केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, मीथेन और ऑक्सीजन में केमिकल रिएक्शन हो रहा है बेटा, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों है रिएक्टेंट। ये दोनों क्या है, ये दोनों है रिएक्टेंट्स, ठीक है। और हमें मिल क्या रहा है, यहां पर न्यू सब्सटेंस क्या मिला, यहां मिला हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज प्रोडक्ट। तो यूजुअली अगर हम देखेंगे तो रिएक्टेंट हमको मिलते हैं राइट हैंड साइड पे और प्रोडक्ट हमको मिलता है लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। रिएक्टेंट कहां मिलेंगे, राइट हैंड साइड पे, और प्रोडक्ट हमको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पे। किस तरह से, जब हम उसको इस तरह से देख रहे हैं, मेरा ये राइट है तो राइट हैंड साइड पे हमें रिएक्टेंट मिल रहा है और यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, रिएक्टेंट, और यहाँ मिलेगा हमें प्रोडक्ट। ऑलराइट, चलो ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलके क्या बनाया, वाटर। तो बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, ये है रिएक्टेंट,
ठीक है, और वाटर क्या है, ये है प्रोडक्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपस में केमिकली कंबाइन हुए तो ये दोनों क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट हैं। अब ये दोनों रिएक्टेंट जब एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन हुए तो इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाया जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन ये क्या है हमारा, ये है प्रोडक्ट। ऑलराइट, तो रिएक्टेंट्स हमेशा राइट हैंड साइड पे मिलेंगे और प्रोडक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, साथ के साथ नोट जरूर करते रहना। ठीक है, तो अब देखो, मान लो किसी भी सब्सटेंस में फिजिकल चेंज हुआ या केमिकल चेंज हुआ, ठीक है, फिजिकल चेंज हुआ या केमिकल चेंज हुआ, तो क्या केमिकल रिएक्शन कहलाएगा वो, कि फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन हुआ है, क्या हम ऐसा बोलेंगे? तो इसके लिए पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। उसके बाद आप ही बताना कि मैम, फिर आप बताना कि क्या ये बात सच है कि फिजिकल या केमिकल चेंज के टाइम पे हमेशा केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक, देखो, तो पहले हम बात कर लेते हैं बेटा केमिकल चेंज की। ठीक है, तो केमिकल चेंज क्या होता है बेटा? देखो, केमिकल चेंज के अंदर न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है ना, न्यू सब्सटेंस, एक न्यू प्रोडक्ट हमको मिल रहा है। ठीक है, और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज और जो कंपोजिशंस हैं वो दोनों की दोनों एंटायरली डिफरेंट है। हमने अभी किसकी बात की थी भाई? हमने बात की थी हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन हुए, इन्होंने वाटर बना दिया, गैसेस थी लिक्विड की फॉर्म में मिल गई। चलो ठीक है कि भाई जो प्रोडक्ट है उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन है वो एंटायरली डिफरेंट है ना। ठीक, अब जो केमिकल चेंज हुआ इसमें हुआ क्या, इसमें जो एटम्स थे वो ब्रेक डाउन हुए, है ना, एटम्स जो थे वो ब्रेक डाउन हुए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने न्यू सब्सटेंस की भी फॉर्मेशन कर दी। ठीक, इन्होंने न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन की और इससे हमें क्या मिला, हमें एक न्यू केमिकल कंपाउंड मिला। ठीक, चलो अब कैसे पता चलेगा? देखो यहां तो ये दोनों ऐड हुए और क्या होता है हमारे पास, ये भाई टूटते भी हैं। ठीक है, एटम्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन भी होते हैं, ब्रेक डाउन होने के बाद नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं। ये सब अभी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, घबराने की जरूरत नहीं, अभी बस समझते रहना। इंडिकेटर्स, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई केमिकल चेंज हुआ है? देखो, कलर चेंज होगा, गैस की का प्रोडक्शन होगा, ठीक है, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी। प्रेसिपिटेट मतलब जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे। ठीक, एनर्जी भी चेंज होगी, हीट और लाइट एनर्जी या तो ऑब्जर्व होगी या फिर रिलीज होगी, और स्मेल में भी चेंज आएगा, चेंज इन ऑर्डर। ठीक, तो थोड़ा एग्जांपल के साथ हम लोग देख लेते हैं। चलो इस चीज को, कलर चेंज की बात हम लोग कर रहे हैं, तो जैसे मान लो हमने कॉपर कार्बोनेट को हमने बेटा हीट किया। ठीक है, हमने इसको स्ट्रांगली हीट किया, तो कॉपर कार्बोनेट को जब हमने स्ट्रांगली हीट किया तो हमको मिलेगा कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये गैस है। देखो बेटा, एक चीज याद रखना, जब भी गैस को रिप्रेजेंट करते हैं ना तो हमेशा अपवर्ड एरो में रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रेसिपिटेट जो होगा उसको हमेशा डाउनवर्ड। प्रेसिपिटेट क्या होता है? वो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस जो सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे मान लो चॉक और वाटर हमने लिया, चॉक पाउडर को हमने पानी में मिक्स किया तो वो तो इनसॉल्युबल है वाटर में, है ना, तो वो क्या होगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो वो जो चॉक पाउडर है वो क्या है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म है। आया समझ? तो ये गैसेस को हमेशा अपवर्ड एरो से शो करते हैं, ठीक है, और प्रेसिपिटेट को हमेशा डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ देखा कि भाई हमने कॉपर कार्बोनेट को हीट किया, ठीक है, स्ट्रांगली हीट किया, और हीट करने के बाद हमको क्या मिला, कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, कॉपर कार्बोनेट जो होता है बेटा, इसका जो कलर होता है, इसका कलर होता है ग्रीन। इसका कलर क्या होता है, ग्रीन। और जब हमने इसको स्ट्रांगली हीट किया तो हीट करने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये ब्लैक कॉपर ऑक्साइड हमको मिलेगा एज अ रेजिड्यू। ठीक है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। अब देखो, तीन चीजें हमें दिख रही हैं, एक तो कलर चेंज हुआ है ना, ग्रीन कलर से किसमें कन्वर्ट हो गया, ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया, राइट। अच्छा, और क्या हुआ इसके अंदर, भाई इसके अंदर गैस भी तो रिलीज हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। देखो गैस भी रिलीज हुई है इसमें, ये देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो यहाँ कलर भी चेंज हुआ, यहाँ गैस का प्रोडक्शन भी हुआ। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर एनर्जी भी तो चेंज हुई है। इसने क्या किया भाई, हमने स्ट्रांगली हीट किया था तो इसने हीट एनर्जी को ऑब्जर्व किया है ना, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ है, इसने हीट एनर्जी को ऑब्जर्व किया है। ठीक, सॉरी, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ है, नॉट क्योंकि ऑब्जर्व किया है ना तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो इसने हीट एनर्जी को ऑब्जर्व किया, एनर्जी भी चेंज हुई है, और कहीं ना कहीं इसमें से एक पंजेंट सी स्मेल आती है। ठीक है, तो इसका
ऑर्डर भी चेंज हुआ है, स्मेल भी चेंज हुई है। चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल और हम लोग ले लेते हैं बेटा, ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अब की बार हम लेते हैं कॉपर कार्बोनेट, नहीं कॉपर कार्बोनेट तो ले लिया ना, कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट, और हम ले लेते हैं चलो हाइड्रोजन सल्फाइड को ले लेते हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड को जब हमने ऐड किया, देखो कॉपर सल्फेट एक लिक्विड सॉल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, और जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है बेटा ये गैस होती है। तो जब इस सॉल्यूशन में से इस गैस को पास किया हाइड्रोजन सल्फाइड को, तो हमें एज अ प्रोडक्ट क्या मिला, देखो इसने एज अ प्रोडक्ट हमें दिया कॉपर सल्फाइड, ठीक है, ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म होगी कॉपर सल्फाइड, प्लस इसने हमें दिया H2SO4। H2SO4, H2SO4 क्या होता है भाई, देखो H2SO4 हमें सल्फ्यूरिक एसिड भी मिल गया, यहाँ पर कॉपर सल्फाइड भी मिल गया, है ना, एज अ प्रोडक्ट। तो हमने क्या देखा, हमें यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड मिला, कॉपर सल्फाइड मिला। इसका कलर क्या था पहले, जब हमने इसमें से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को इस सॉल्यूशन से पास किया था, तब उस टाइम पे इसका कलर क्या था बेटा, इसका कलर था ब्लू। उस टाइम पे इसका कलर क्या था, इसका कलर था ब्लू। और जैसे ही हमने इसमें से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास किया, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास किया, तो हमको क्या मिला, यहाँ पर किस कलर का सब्सटेंस मिला, ब्लैक कलर का, कॉपर सल्फेट। तो ये क्या है, ये सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है, सॉरी कॉपर सल्फाइड नॉट सल्फेट, ठीक है। तो हमें क्या मिला यहाँ पर, कॉपर सल्फाइड, ब्लैक कलर का रेजिड्यू है जो सेटल डाउन हो जाएगा, और साथ में हमें मिला सल्फ्यूरिक एसिड। ऑलराइट, सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमने क्या देखा भाई, हमें प्रेसिपिटेट भी मिला यहाँ पर, है ना, देखो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी हुआ। तो ये एग्जांपल्स हैं भाई, हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। ऑलराइट, तो एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं इसके अंदर। देखो जैसे केमिकल चेंज की हमने बात की, तो रस्टिंग ऑफ आयन, है ना, जब आयन जो है ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आया बेटा, आयन जब ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आया तो इसने क्या बनाया, इसने फेरिक ऑक्साइड बनाया, आयन ऑक्साइड की फॉर्मेशन की, है ना, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन की। कंबशन ऑफ मीथेन देख लेते हैं भाई, मीथेन गैस को जब हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, ठीक है, तो क्या हुआ, हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला। बेकिंग अ केक वेयर इंग्रेडिएंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू एडिबल प्रोडक्ट, जैसे कि मान लो, चलो इसको हम देख लेते हैं, केक बेक किया, यानी कि हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है यहाँ पर सोडियम, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हमने स्ट्रांगली हीट किया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हमने स्ट्रांगली हीट किया, बेटा हीट को हमेशा ये ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जब हमने इसको स्ट्रांगली हीट किया तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट हमको क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सब्सटेंसेस जो हैं, यहाँ पर देखो एटम्स जो हैं वो ब्रेक डाउन हुए हैं और उन्होंने न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन की है ना। तो ये चेंज भी तो इरिवर्सिबल चेंज है ना। केक बनाया तो क्या होगा, केक हमें फ्लफी फ्लफी सा नजर आता है ना, फूला हुआ नजर आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ठीक, इसकी वजह से। तो ये सब केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारी डेली लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। ऑलराइट, चलो आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमने बात की थी केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज में हमने देख लिया था कि भाई केमिकल चेंज में कलर भी चेंज हो रहा है, गैस की प्रोडक्शन हो रही है, न्यू सब्सटेंस भी बन रहा है ना, फॉर्मेशन प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो रहा है, एनर्जी भी चेंज हो रही है और कहीं ना कहीं ऑर्डर भी चेंज हो रहा है, स्मेल भी चेंज हो रही है ना। फिजिकल चेंज के अंदर क्या होता है बेटा, देखो फिजिकल चेंज में जो भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, फिजिकल चेंज में जो भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो जब उनमें जब चेंज आएगा तो किसी भी तरह का कोई न्यू केमिकल कंपोजिशन हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज कोई भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है चेंज होंगी, जैसे कि भाई उसका शेप चेंज हो गया, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया या डेंसिटी चेंज हो गई, ठीक है। उसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होगी, कोई नई चीज बन के नहीं आएगी, सिंपल, ठीक है। तो देखो फिजिकल चेंज के टाइम पे कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है ना। और ये जो चेंज होता है, देखो केमिकल चेंज जो है वो इरिवर्सिबल है बेटा, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल है, यानी कि
जो नया सब्सटेंस बन गया वापस से उसको हम पुराने में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो फिजिकल स्टेट चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है, उसको हम वापस से पुराने स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस टू वाटर, है ना, हमने क्या किया, आइस थी, ठीक है, आइस मेल्ट हुई, वाटर में कन्वर्ट हो गई, वापस उसको जमा दिया, वापस से वो बर्फ में बदल गई, है ना। तो ये क्या हुआ, ये तो फिजिकल चेंज हुआ, ठीक है। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, भाई शुगर ऑलरेडी ग्लूकोज की फॉर्म है ना, तो हमने उसको पानी में घोला तो वो क्या हुआ, ग्लूकोज जो है ग्लूकोज ही तो बन के रहा, है ना, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक पेज है उसको हमने फाड़ा, ठीक है, उसको फाड़ दिया, तो फाड़ने के बाद क्या होगा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज नहीं हुई ना, वो कागज था, वो कागज है और कागज ही रहेगा फटने के बाद भी। हाँ, ये हो सकता है कागज फट जाता है तो हम उसको चिपका भी सकते हैं, वापस से पुराने में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर उसका चेंज हुआ, उसकी शेप चेंज हुई, लेकिन उसके जो सब्सटेंसेस थे वो चेंज नहीं हुए। लेकिन अगर उसी कागज को हमने जला दिया, मान लो उसी कागज को हमने जला दिया, तो क्या होगा, वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, वो राख में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमारा केमिकल चेंज होगा। फाड़ना, पेपर को फाड़ना फिजिकल चेंज है, लेकिन पेपर को जलाना केमिकल चेंज है। ऑलराइट, समझ आ गया। चलो, तो कंक्लूजन क्या मिला हमें से, देखो केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं ये केमिकल चेंजेस का रिजल्ट है। केमिकल रिएक्शंस केमिकल चेंजेस का, जैसे केमिकल चेंजेस हुए तो केमिकल रिएक्शंस हम बोलेंगे कि भाई केमिकल चेंज हुआ तो केमिकल रिएक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो गई और वो जो न्यू सब्सटेंस मिला उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं बेटा वो डिफरेंट है ओरिजिनल वाले से, ठीक है, तो वहां पर तो केमिकल रिएक्शन हुआ। लेकिन फिजिकल चेंज कभी भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि वहां पर किसी भी नए सब्सटेंस की तो फॉर्मेशन हो नहीं रही है, जो सब्सटेंस था वही सब्सटेंस है ना, और वही रहेगा। तो वहां पर जो फिजिकल फॉर्म है सब्सटेंस की वो चेंज नहीं हुई, फिजिकल फॉर्म जो है वही चेंज हुई है, उसकी केमिकल फॉर्म जो है वो चेंज नहीं हुई है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन, देखो जब केमिकल चेंज हुआ है सिर्फ और सिर्फ तभी केमिकल रिएक्शन होगा, फिजिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन नहीं होता। फिजिकल चेंजेस जो हैं वो हमारे रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन केमिकल चेंजेस रिवर्सिबल नहीं होते, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ आया होगा। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं एक बार कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में भाई ऑर्डर भी चेंज हो रहा है, स्मेल चेंज हो रही है, अभी हमने पीछे एग्जांपल किया था, है ना, कि भाई ऑर्डर भी चेंज हो रहा है, ठीक है, उसका फिजिकल स्टेट भी चेंज हो रहा है, दूसरा कलर ले लेते हैं, उसका फिजिकल स्टेट भी चेंज हो रहा है, ऑर्डर भी चेंज हो रहा है, फिजिकल स्टेट भी चेंज हो रहा है, उसकी डेंसिटी भी चेंज हो रही है, उसका वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है ना, और केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं उसकी लेकिन वो चेंज नहीं होंगी, वो केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। कागज फाड़ा तो उसका कहीं ना कहीं वॉल्यूम चेंज हो गया ना भाई, उसका अगर हम बात करें कागज फाड़ा या कोई भी चीज, कोई भी एग्जांपल ले लो, हम ले लेते हैं, चलो हमने क्या किया, हमने एक ग्लास में रूह अफ़ज़ा बनाया, ठीक है, तो हमने क्या किया, उसमें खूब सारा रूह अफ़ज़ा डाल दिया। अब हमने क्या किया कि एक और ग्लास लिया, वो थोड़ा सा वो जो रूह अफ़ज़ा वाला पानी था ना हमारा, उसको हमने दूसरे ग्लास में डाला और बाकी हमने वापस से उसमें और वाटर ऐड कर दिया। तो भाई यहाँ पर ये तो फिजिकल चेंज ही हुआ ना, केमिकल चेंज थोड़ी हुआ, वहां पर वॉल्यूम चेंज हो गया थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा का, है ना, तो हम ये बोलेंगे उसको वो फिजिकल चेंज है, दैट इज नॉट केमिकल चेंज, ठीक, क्योंकि उसमें जो हमें प्रोडक्ट मिला है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई है। ऑलराइट, और केमिकल चेंज के अंदर जो केमिकल कंपोजिशंस होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो पूरी की पूरी बदल जाती है, ठीक। अच्छा, फिजिकल चेंज के अंदर कोई भी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती, केमिकल चेंज के अंदर जो एज अ प्रोडक्ट हमको मिलता है वो एक न्यू सब्सटेंस होता है, ठीक है। अब फिजिकल चेंज के अंदर या तो एनर्जी बिल्कुल भी यूज नहीं होती है, ऑब्जर्व नहीं होती है, या बहुत कम अमाउंट में एनर्जी ऑब्जर्व होती है। अब आप बोलोगे मैम फिजिकल चेंज में एनर्जी क्या ऑब्जर्व हुई, भाई मेल्टिंग ऑफ आइस, है ना, एनर्जी तो ऑब्जर्व की ना उसने, है ना, और बताओ, वैक्स की बात कर लेते हैं, वैक्स मेल्ट हुआ, उसने भी तो एनर्जी ऑब्जर्व की, लेकिन बहुत लेस अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में उसने एनर्जी को ऑब्जर्व किया, ठीक है। ऑलराइट, और केमिकल चेंज के अंदर जो एनर्जी का अब्जॉर्प्शन है या इवोल्यूशन है वो कंसिडरेबल होता है, ठीक है, वो कंसिडरेबल होता है। अच्छा, फिजिकल चेंज टेम्परेरी है, ठीक है, क्योंकि वो रिवर्सिबल है, लेकिन केमिकल
परमानेंट है, क्योंकि वो इरिवर्सिबल है। उसको एक बार हो गया, बदल गया, उसको हम लोग बदल नहीं सकते। हम क्या, कोई भी नहीं बदल सकता, ठीक है। जो ओरिजिनल फॉर्म होती है सब्सटेंस की, वो फिजिकल मेथड से हम उसको वापस से ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। कि ओरिजिनल फॉर्म में कैसे ला सकते हैं, जैसे हमने पेपर फाड़ा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेप लगा के उसको जोड़ देंगे, है ना, तो फिजिकली हमने उसको ओरिजिनल फॉर्म में लिया है। लेकिन जो ओरिजिनल सब्सटेंसेस होते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंपल फिजिकल मेथड से हमको नहीं मिल सकते। जैसे वाटर, है ना, वाटर को में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सिर्फ और सिर्फ हम इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस से ही सेपरेट कर सकते हैं। कि पानी के अंदर जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, तभी उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो सेपरेट होगा। ऑलराइट, ठीक है। और फिजिकल चेंज अभी हमने बता दिया कि भाई रिवर्सिबल है और केमिकल चेंज इरिवर्सिबल है। तो बेटा ये लिख लेना। ऑलराइट, अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो यूजुअली अभी हमने बात की कि भी उसका स्टेट भी चेंज होगा, है ना, उसका कलर भी चेंज होगा, उसमें से गैस भी इवॉल्व होगी, उसका टेम्परेचर भी चेंज होगा और प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन भी होगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको अच्छे से और हम देख लेते हैं। देखो, अब देखो केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है, जैसे मान लो आपके पास मैग्नीशियम रिबन का है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो बेटा मैग्नीशियम रिबन तो आप देखा होगा आपने, एक मेटालिक रिबन टाइप होता है, मेटल का रिबन होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, जैसे ही वो मैग्नीशियम रिबन को हमने टोंक से होल्ड किया, ठीक है, एक चिमटा टाइप होता है, उससे हम उसे पकड़ेंगे और बंसन बर्नर जो होता है ना, उसके पास उसको जो मैग्नीशियम रिबन है उसको बंसन बर्नर के ऊपर रखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये मैग्नीशियम रिबन जो है ये जलने लगेगा। जब ये जलने लगेगा ना, तो इसमें से डेजलिंग लाइट यानी कि व्हाइट कलर की लाइट जो है निकलने लगेगी, जैसे पटाखों में से निकलती है, ठीक है, ऐसी व्हाइट कलर की लाइट जो है इसमें से निकलने लगेगी और यहां से ये बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। और नीचे जो प्लेट है उसके अंदर जो है एज अ प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, जलने के बाद यहाँ पर हमको एक ऐश लाइक एक मतलब पाउडरी सब्सटेंस मिलता है, पाउडर जैसा सब्सटेंस मिलता है, जो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है बेटा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि भाई जब मैग्नीशियम रिबन बर्न हुआ तो न्यू सब्सटेंस हमको मिला, है ना, न्यू सब्सटेंस हमको मिला, तो उसका स्टेट चेंज हुआ, है ना, उसका स्टेट चेंज हुआ, उसका कलर भी चेंज हुआ, कहीं ना कहीं व्हाइट कलर का हमें सब्सटेंस मिला, पाउडर, है ना, व्हाइट पाउडर हमको मिला। भाई गैस भी इवॉल्व हुई, जब हमने इसको जलाया तो इससे गैस भी इवॉल्व होगी, है ना, और टेम्परेचर भी चेंज हुआ। भाई हमने इसे बर्न किया है ना, तो इसने हीट को ऑब्जर्व किया है, तभी तो ये ऐश में कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पर टेम्परेचर भी चेंज हुआ। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने बात की बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, चेंज इन कलर ऑफ सब्सटेंस एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस इन केमिकल रिएक्शंस में अब हम बात करेंगे हीटिंग फेरस सल्फेट। तो यहाँ पर हमारे पास फेरस सल्फेट है, ठीक है। फेरस सल्फेट नॉर्मली हमें बेटा किस फॉर्म में मिलते हैं, देखो फेरस सल्फेट जो मिलता है नॉर्मली हमें इस फॉर्म में मिलता है, किस फॉर्म में, FeSO4 7H2O, यानी कि फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट की फॉर्म में हमें मिलता है ये, ठीक है। और ये ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं बेटा किस कलर के होते हैं, ये ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। ग्रीन या ग्रीन कलर से ही लिख देते हैं, चलो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर के क्रिस्टल होते हैं। अब क्या होगा यहाँ पर देखो, जब हमने फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को हीट किया, ठीक है, जब हमने इसको हीट किया तो हीट करने के बाद ये फेरस सल्फेट और वाटर जो है ये दोनों ब्रेक डाउन हो जाएंगे, दोनों टूट जाते हैं, तो हमें मिलेगा FeSO4 प्लस H2O, ठीक है। तो देखो अब हमने क्या किया, हमने टेस्ट ट्यूब ली और उसमें फेरस सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स हैं वो हमने इसके अंदर डाले, ठीक है। कौन से वाले क्रिस्टल डाले बेटा, ये वाले क्रिस्टल हमने डाले हैं, कौन से, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट की फॉर्म में। जब हमने क्रिस्टल्स इसमें डाले इस टेस्ट ट्यूब में और हम होल्ड कर लिया, ठीक है, इसे पकड़ लिया क्योंकि ये गर्म होगा, क्योंकि नीचे बंसन बर्नर जलाएंगे ना, तो हम इसे पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद बंसन बर्नर जब हमने ऑन किया तो हम क्या देखेंगे कि बेटा ये जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल है ना ये बर्न होने स्टार्ट होंगे, और बर्न होने के बाद ये जो टेस्ट ट्यूब है ना इसके आसपास मॉइस्चर जमा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इसके आसपास मॉइस्चर जमा होना शुरू हो जाएगा और कुछ गैसेस इसमें से रिलीज होंगी। अब ये मॉइस्चर जो जमा हो रहा है ये तो क्योंकि इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है,
है ना, इसीलिए यहाँ पर वाटर जमा हो रहा है। दूसरा, ये जो गैसेस रिलीज हो रही है ये कौन सी है बेटा, ये तुम्हारी हैं सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस इसमें से रिलीज होंगी। ठीक, तो बाद में जब ये बर्न आउट हो जाएगा तो बर्न होने के बाद हमें फेरिक ऑक्साइड मिलेगा, एक ब्राउन कलर का पाउडर मिलेगा एज अ रेजिड्यू। ठीक है, तो ये देखो ये जो आपका एक्टिविटी है बेटा ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के क्रिस्टल जो थे उसको हमने हीट किया, जब हमने हीट किया तो हमें फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हमारे पास हैं और वाटर भी इवॉल्व हो रहा है। तो ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल डाले और क्योंकि फेरस सल्फेट हमारे पास हेप्टाहाइड्रेट की फॉर्म में प्रेजेंट था तो बंसन बर्नर ऑन जब हमने किया तो हमें इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मॉइस्चर जो है वो मिलेगा। अब ये मॉइस्चर यहाँ पर आसपास जो है मॉइस्चर डिपॉजिट हो गया और यहाँ पर गैसेस इवॉल्व हो रही है। कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस जो है वो इवॉल्व हो रही हैं। और बाद में हमने देखा एज अ रेजिड्यू हमको क्या मिला, फेरिक ऑक्साइड, जिसका कलर ब्राउन होता है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो इसको अच्छे से समझ लेना और इसको कर लेना। ठीक है, चलो हमने अब प्रेसिपिटेट भी बता दिया, हमने क्या क्या बात कर ली, हमने स्टेट भी चेंज किया, मैग्नीशियम रिबन से हमने बताया कि स्टेट चेंज हुआ, कलर भी चेंज हुआ, गैस भी इवॉल्व हुई वहां पर, है ना। यहाँ पर हमें प्रेसिपिटेट भी मिला है। थोड़ा टेम्परेचर की भी बात कर लेते कि भाई टेम्परेचर चेंज होगा तो यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन है। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्म होती है लाइमस्टोन की फॉर्म होती है। वो लाइमस्टोन की फॉर्म क्या होती है बेटा, CaCO3। ठीक है, लाइमस्टोन किस फॉर्म में होता है हमारे पास, Ca। देखो सबसे पहले हमारे पास CaCO3 की फॉर्म में लाइमस्टोन प्रेजेंट होता है, CaCO3। CaCO3 इसको हीट किया जाता है, ये क्या है, लाइमस्टोन। ये क्या है, लाइमस्टोन। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, लाइमस्टोन को जब हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ये हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये हमारा क्विक लाइम होता है। ये क्या होता है बेटा, क्विक लाइम। ठीक है, और उसके बाद ये जो क्विक लाइम है, हमने इस क्विक लाइम को लिया, कैल्शियम ऑक्साइड को लिया और इसको हमने एक बीकर के अंदर डाला। चलो ठीक है, बीकर के अंदर डालने के बाद हमने इसमें कुछ वाटर ऐड किया। जब हमने इसमें वाटर ऐड किया तो हमको क्या मिलेगा, ये जो क्रिस्टल बेटा, ये जो हमारा क्विक लाइम है ना, इसके जो छोटे छोटे पत्थर हैं या जो भी हार्ड सब्सटेंस है ये ब्रेक डाउन होगा वाटर के अंदर। ब्रेक डाउन होने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, यानी कि स्लेक्ड लाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। और प्रेसिपिटेट, क्योंकि ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, तो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में ये नीचे जो है वो जमा हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा ये जाकर। ठीक है, तो ये क्या है, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें इससे क्या मिला, स्लेक्ड लाइम, जिसको कि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पर बात की। बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, क्विक लाइम, है ना, और स्लेक्ड लाइम में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो हमारा लाइमस्टोन होता है, जब हम उसको रॉ फॉर्म में मिलता है हमको नेचर में, जब हम उसको हीट करते हैं तो क्विक लाइम में कन्वर्ट हो जाता है। क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है वो। ठीक है, तो क्विक लाइम क्या है, CaO प्लस CO2। ठीक है, अब क्विक लाइम में जब हमने वाटर ऐड किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्लेक्ड लाइम में कन्वर्ट हो गया। तो याद कैसे करोगे आप, देखो क्विक लाइम सबसे छोटा अगर फॉर्मूला आप इसके अंदर देखोगे तो 3 फॉर्मूलाज हमारे पास हैं, CaCO3, दूसरा है CaO और तीसरा है हमारे पास CaOH होल ट्वाइस, है ना, CaOH ट्वाइस। तो तीनों में देखो ये आपका लाइमस्टोन है ना, ये हमारा स्लेक्ड लाइम है और ये क्विक लाइम है। क्विक मतलब छोटा, ठीक है, क्विक मतलब जल्दी से। तो एक फॉर्मूला जो जल्दी से खत्म हो जाए वो क्विक लाइम है, CaO हमारा। ठीक है, तो ये याद करने की ट्रिक है। तो क्विक लाइम हो गया CaO, उसके बाद आ गया हमारे पास स्लेक्ड लाइम और उसके बाद आ गया लाइमस्टोन। तो ये डिफरेंस अब आपको आई होप याद रहेगा। ठीक है, चलो ये भी हमने बात कर ली कि भाई यहाँ पर अब क्या हुआ। देखो जैसे ही हमें यहाँ पर स्लेक्ड लाइम मिला, जो हमें यहाँ पर स्लेक्ड लाइम मिला, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमको मिला बेटा। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जब हमने इसमें वाटर ऐड किया तो इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया, ये गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है क्विक लाइम जो है ये बेटा पहले घरों में सफेदी करने के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, इसको लेके आते थे चूना पत्थर और इसमें हम लोग क्या करते थे, इसमें पानी मिला लेते थे। पानी मिलाने के बाद
ये किस में कन्वर्ट हो जाता था, स्लेग लाइम में, और इसको फिर जो है इसकी पुताई की जाती थी, इससे सफेदी की जाती थी। ठीक, चलो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ लेना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट के फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं। देखो भाई, हमने दो टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने सोडियम सल्फेट लिया और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने बेरियम क्लोराइड लिया। दोनों व्हाइट कलर के पाउडर होते हैं, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या लिया बेटा, देखो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने लिया सोडियम सल्फेट, ठीक है, और दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने लिया बेरियम क्लोराइड। अब इसके अंदर मैं दूसरे कलर से बनाकर दिखा रही हूं आपको, ठीक है, या फिर यहां बना देते हैं, चलो ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक, यहां बना देते हैं, ठीक है। सोडियम सल्फेट लिया यहां पर, तो बड़ी खराब सी ड्राइंग बन गई। यहां पर देखो हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, उसके अंदर हमने सोडियम सल्फेट के क्रिस्टल्स ले लिए, सोडियम सल्फेट का पाउडर लिया, नॉट क्रिस्टल, ठीक है, और यहां पर हमने बेरियम क्लोराइड का पाउडर ले लिया, ठीक है। दोनों के दोनों व्हाइट कलर के ही होते हैं, ठीक है। अब हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें वाटर ऐड कर दिया। इसमें क्या ऐड कर दिया हमने, वाटर, इसमें भी और इसमें भी हमने वाटर ऐड कर दिया। अब ये हमारे पास सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन हो गया और ये हमारे पास बेरियम सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इन दोनों टेस्ट ट्यूब को एक बीकर के अंदर डाला। पहले अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लिया, दोनों को, इस सॉल्यूशन को भी और इस सॉल्यूशन को भी अच्छे से इसे स्टायर कर लिया, अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद हमने इन दोनों को किसके अंदर डाला बेटा, एक बीकर के अंदर डाला। सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन भी और बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भी एक बीकर में डाला। तो हमने क्या देखा, इसमें केमिकल चेंजेस हुए। कैसे केमिकल चेंजेस हुए कि भाई जो बेरियम सल्फेट था वो हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नजर आएगा। वो किस फॉर्म में नजर आएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नजर आएगा, ठीक है, जो कि सेटल डाउन हो जाएगा। यानी कि बेरियम सल्फेट जो है बेटा वो इनसॉल्युबल होगा और जो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन की फॉर्म में हमें मिलेगा ये सॉल्युबल होगा। लेकिन बेरियम सल्फेट हमको व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नजर आएगा। तो इसकी जो इक्वेशन बनी, केमिकल इक्वेशन, वो क्या बनी, हमने देखो बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया और सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया, इन दोनों को हमने मिक्स किया। इन दोनों को मिक्स करके हमको क्या मिला, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट जो है हमको सॉलिड की फॉर्म में यानी कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलेगा, जो कि नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, और सोडियम क्लोराइड जो हमें एक्वस की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ये याद रखना। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा बेटा। तो यहाँ पर हमने बात ये है कि भाई जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो किस तरह की चेंजेस हमको नजर आते हैं। तो देखो केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं। देखो बेटा केमिकल रिएक्शन 5 तरह के होते हैं। पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और लास्ट में आ जाता है हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये 5 रिएक्शंस के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ऑलराइट, देखो साथ के साथ नोट्स बनाते रहना बेटा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है बेटा, जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन होते हैं तो एक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि इसको एक सिंपल वे में हम लोग लिखेंगे कि भाई 2 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, मान लो ए और बी, ठीक है। ये 2 हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, ये दोनों एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन हुए और इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने एक नया प्रोडक्ट बनाया ए बी, ठीक है। तो यही कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन हुए तो इन्होंने क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर दी, है ना। वैसे ही सोडियम और क्लोरीन गैस, सोडियम में से जब क्लोरीन गैस पास की गई तो इन्होंने मिलके क्या बना दिया बेटा, सोडियम क्लोराइड बना दिया। तो हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ पर 2 रिएक्टेंट्स हैं और केमिकली कंबाइन होकर इन्होंने एक प्रोडक्ट बना दिया। तो A प्लस बी हमें क्या देगा, AB देगा, ठीक है। उसी तरह से 2 रिएक्टेंट्स हैं, इन दोनों ने आपस में केमिकली कंबाइन होकर हमें क्या दे दिया, एक प्रोडक्ट दे दिया। तो यही क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है।
नेक्स्ट देख लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने बात की थी कि भाई दो रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना, दो या दो से ज्यादा मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये हमने बोला था किसके अंदर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, कंपाउंड होंगे और वो ब्रेक डाउन होंगे, ठीक है, इसके एटम्स ब्रेक डाउन होंगे और ये ब्रेक डाउन होके डिकम्पोज हो जाएंगे, डिकम्पोज होके ये दो एलिमेंट्स बना देंगे, ठीक है। तो बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो यहाँ पर एक कंपाउंड डिकम्पोज हुआ, टूटा, ठीक है, वो कोई भी रीजन हो सकता है, किसी भी रीजन से टूटेगा, ठीक है, या तो उसमें से भाई लाइट एनर्जी जा रही हो उस वजह से भी टूट सकता है, हीट एनर्जी की वजह से भी टूट सकता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी टूट सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो ये एलिमेंट टूटेगा और टूटने के बाद ये क्या करेगा, या तो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड या एलिमेंट बना देगा, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। ये जस्ट अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप का होता है ये हम लोग देख लेते हैं। देखो बेटा, एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, ठीक है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं किसे, थर्मल डिकम्पोजिशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पर कंपाउंड जो है वो टूटेगा, लेकिन किसकी वजह से टूटेगा भाई, उसको या तो हम हीट प्रोवाइड करेंगे, है ना, हीट प्रोवाइड करेंगे, तो वो क्या करेगा, उस कंपाउंड ने हीट को ऑब्जर्व किया और हीट को ऑब्जर्व करने की वजह से वो टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि पोटेशियम क्लोरेट को जब हमने स्ट्रांगली हीट किया तो ये टूटा और टूट के डिकम्पोज हुआ, और ये किसमें कन्वर्ट हुआ बेटा, ये कन्वर्ट हुआ पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो गई, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की हम बात करें, लाइमस्टोन की, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को भी जब हमने स्ट्रांगली हीट किया तो स्ट्रांगली हीट करने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो गया। लाइमस्टोन को जब हमने स्ट्रांगली हीट किया तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया, क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, ब्रेक डाउन हुए इसके भी एटम्स जो हैं, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है भाई, ये हीट एनर्जी की वजह से हो रहा है कि जब हमने कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में को हीट किया, हीट एनर्जी जो है उसमें सप्लाई की, तो उसके जो एटम्स हैं वो टूटेंगे और वो न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। चलो हीट की वजह से हमने देखा कि भाई हीट की वजह से ब्रेक डाउन हो रहा था। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की। नाम से ही पता चल रहा है बेटा, है ना, नाम से ही पता चल रहा है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है जरूर यहाँ पर कंपाउंड में से, और फिर इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद जो इसके एटम्स हैं वो टूटेंगे और वो न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। तो जैसे वाटर का आप लोगों ने पढ़ा है ना, वाटर के बारे में कि भाई वाटर को अगर हमें वाटर को ब्रेक डाउन करना है, यानी कि वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निकालना है, तोड़ना पड़ेगा ना उसके लिए, तो वो कैसे टूटेगा भाई, वो टूटता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की वजह से, कि भाई यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास की, जब वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास की तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमको मिलेंगे, ठीक है, तो ब्रेक डाउन होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं एक एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड का। पोटेशियम क्लोराइड में से भी जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पोटेशियम प्लस क्लोरीन गैस, ठीक है, हमें क्या मिलेगा, पोटेशियम प्लस क्लोरीन गैस। ऑलराइट, ये हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी और हमने देख लिया कि किस तरह से यहाँ पर हमें न्यू प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक। दो हमने पढ़ लिया, हमने पढ़ा हीट की वजह से जो रिएक्टेंट है वो टूट रहा है ना, हीट की वजह से कंपाउंड टूट रहा है, और दूसरा हमने पढ़ा था यहाँ पर कि भाई वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास की तो कंपाउंड टूट रहा है। अब हम बात करें यहाँ पर कि भाई फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो का मतलब हमको पता है, बायो में पढ़ा था, अगर आपने लाइफ प्रोसेस का चैप्टर देखा होगा तो। फोटो का मतलब होता है बेटा लाइट, ठीक है, फोटो का मतलब होता है लाइट। तो कहीं ना कहीं लाइट एनर्जी की वजह से, लाइट के एक्सपोजर में आकर जब कंपाउंड टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, या अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से कंपाउंड टूटता है, उसके एटम्स टूटते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड हमने लिया, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड जैसे ही लाइट के एक्सपोजर में आता है, सिल्वर क्लोराइड बेटा जैसे ही लाइट के एक्सपोजर में आएगा तो हमको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सिल्वर मेटल प्लस क्लोरीन गैस उसमें से इवॉल्व होगी, ठीक है। कब, जैसे ये लाइट के एक्सपोजर में आता है, लाइट के कांटेक्ट में आता है, ठीक है।
अच्छा पोटेशियम क्लोराइड, तो ये तो गलत है भाई। पोटेशियम क्लोराइड में तो हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की थी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास करके पोटेशियम और क्लोरीन, हमें क्लोरीन गैस मिल गई थी। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। दूसरा हमने पढ़ा था, देखो पहला हमने पढ़ा था थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रिसिटी को पास करके कंपाउंड को तोड़ा जा रहा है, और फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन यानी कि लाइट या अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से यहां पर कंपाउंड टूट रहा है और हमें न्यू प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, चलो हमने देख लिया, हमने बात कर ली कॉम्बिनेशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ठीक है, अब हम बात करें कॉम्बिनेशन और अभी हमने बात की थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, है ना, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखो मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जब लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, जब जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा और एक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देगा, तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को और क्या बोला जाता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है। अभी हमने बात की मोर रिएक्टिव एलिमेंट की और लेस रिएक्टिव की। तो आप बोलोगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कौन सा मोर रिएक्टिव और कौन सा लेस रिएक्टिव है? देखो बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज एक हमारे पास होती है, रिएक्टिविटी सीरीज। अभी आपके सिलेबस में सिर्फ यही है, आपको इतना ही याद करना होगा। ठीक है, इसको याद करने की एक ट्रिक है, रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने की एक ट्रिक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा। बोलो, पीछे पीछे बोलो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्न हाउ कॉपर सेव गोल्ड। कॉपर मर्क्यूरी लगा देना साथ में, ठीक है, हाउ कॉपर मर्क्यूरी सेव गोल्ड, इसके साथ यहां पर मर्क्यूरी लगा देना। ठीक है, तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्न हाउ कॉपर मर्क्यूरी सेव गोल्ड। वापस से बोलो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्न हाउ कॉपर मर्क्यूरी सेव गोल्ड। ठीक है, तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज यहां पर याद कर ली। देखो 2 मिनट में कैसे याद कर ली। यहां पर लेस रिएक्टिव से मोस्ट रिएक्टिव में जा रहे हैं, ऊपर मोस्ट रिएक्टिव से स्टार्ट हो रहा है, लेस रिएक्टिव पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, P इज पोटेशियम, S is sodium, C is calcium, M is magnesium, A aluminium, C carbon, Z zebra, Z is zinc, I is iron, T tin, L lead, H hydrogen, C copper, M mercury। ठीक है, Hg लगा देना, S सिल्वर, G गोल्ड। तो इस तरह से आप रिएक्टिविटी सीरीज याद कर सकते हो, आपको पता चलेगा कि हाईली रिएक्टिव कौन सा है, लेस रिएक्टिव कौन सा है। ठीक है, तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्न हाउ कॉपर मर्क्यूरी सेव गोल्ड, ये याद कर लेना। ठीक है, ये हमने याद कर ली। अब कैसे पता चलेगा मैम? अब देखो बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी, तो हम यहाँ पर अब अगर हम एक रिएक्शन देखते हैं तो हमें दिख रहा है कि जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अभी रिएक्टिविटी सीरीज में आपने देखा होगा कि भाई जिंक जो है वो हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, है ना। ये जो जिंक है, ये जिंक हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, यानी कि जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, है ना। जिंक क्या करेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, तो हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पर, जिंक चला जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा? ZnCl2, है ना। और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन गैस बच जाएगी। तो जिंक ने क्या किया? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर लिया, Cl के पास चला गया। ऑलराइट, अभी घबराओ मत, अभी हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे। ठीक है, हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी सिर्फ समझना आप चीजों को, ठीक है, अभी सिर्फ समझना। ठीक है, तो जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, हाइड्रोजन को हटा दिया और खुद क्लोराइड के पास चला गया, तो बन गया जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक, तो जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो उसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, और क्या बना दिया? जिंक क्लोराइड। ठीक है, ये हमने बात की थी सिंगल डिस्प्लेसमेंट की, इसमें एक ही आयन डिस्प्लेस हुआ था ना, जिंक ही तो गया था और तो कुछ नहीं गया था। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है बेटा? देखो, जिसमें आयंस जो है, दो जो रिएक्टेंट होंगे ना बेटा, उसके दोनों आयंस जो हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे। ठीक है, दोनों आयंस, यहाँ लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव की बात नहीं है, यहाँ दोनों के दोनों आयंस जो हैं वो क्या होंगे? वो एक्सचेंज होंगे और न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे। जैसे ये कहलाता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दो आयंस यहाँ पर डिस्प्लेस होंगे, तो इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट है। जैसे Ag और Na, ठीक है, ये डिस्प्लेस होंगे, तो Ag चला जाएगा Cl के पास। ये क्या है आपका? ये है बेटा, देखो ये है सिल्वर नाइट्रेट, है ना, ये है सिल्वर नाइट्रेट और ये है सोडियम क्लोराइड।
तो सिल्वर नाइट्रेट का सिल्वर जो है वो क्लोराइड के पास चला जाएगा और इसका जो सोडियम है वो नाइट्रेट के पास चला जाएगा। अब देखो सोडियम जब नाइट्रेट के पास गया तो क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट, है ना। और सिल्वर जब क्लोराइड के पास गया तो क्या बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। तो हमको न्यू कंपाउंड मिल गया यहाँ पर, है ना, न्यू प्रोडक्ट मिल गया हमको। तो यहाँ था सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर जैसे ही आयंस जो है वो डिस्प्लेस हुए, दोनों ने अपनी अपनी जगह बदली, तो ये बन गया सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ऑलराइट, तो ये कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑलराइट, यहाँ पर दो आयंस जो है वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। ठीक है भाई, समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन की। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होगी, ठीक है, और जो हाइड्रोजन है वो रिमूव होगी। जब ऑक्सीजन ऐड हो रही है और हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो वो कहलाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि हम बात करेंगे कि भाई जब हमने कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो हमको क्या मिला बेटा, कॉपर ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन इसमें ऐड हुई ना, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल्स और देख लेते हैं। कंबशन में क्या होता है कि भाई मीथेन और ऑक्सीजन जब आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की फॉर्मेशन करें। तो यहाँ पर भी देखो ऑक्सीजन ऐड हुई है ना, अगर हम देखें तो देखो कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन यहाँ जाकर ऐड हुई है ना, और हाइड्रोजन रिमूव हुआ है ना यहाँ जाकर। तो ऑक्सीजन ऐड हुई और हाइड्रोजन रिमूव हुआ, है ना। हाइड्रोजन सी से चला गया, सी से रिमूव हो गया और ऑक्सीजन सी के पास चला गया। तो ऑक्सीजन ऐड हुई, हाइड्रोजन रिमूव हुआ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं कि भाई ये दे रखा है ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन इसके साथ ऐड होगी यहाँ जाकर, तो ये क्या बनेगा, देखो कार्बन है ना, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुई तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो हमको ये पता है कि भाई यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। ऑक्सीजन जब ग्लूकोज के साथ ऐड होती है तो क्या एनर्जी बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और वाटर की फॉर्मेशन करती है ना। चलो ठीक है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कोरोजन की बात करेंगे तो बेटा आयन के साथ जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा आयन ऑक्साइड। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बनाएगा ये। ऑलराइट, Fe2O3। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है और हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। तो जहां पर ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन रिमूव हो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर रिडक्शन में क्या रिड्यूस होगा, जैसे वहां पर ऑक्सीजन ऐड हुई थी और हाइड्रोजन रिमूव हुई थी। रिडक्शन में बेटा ऑक्सीजन रिमूव होगी और हाइड्रोजन ऐड होगी। ठीक है, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होगी और हाइड्रोजन ऐड होगी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो अब देखो जब हमने कॉपर ऑक्साइड में से हाइड्रोजन गैस को पास किया, कॉपर ऑक्साइड में से हाइड्रोजन गैस को पास किया, तो हमने देखा कि भाई यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐड की ना। देखो ये हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हुई ना, तो क्या बन गया हमारा, कॉपर प्लस हाइड्रोजन गैस। ऑक्सीजन इसमें हाइड्रोजन को ऐड किया है ना, पीछे देखो हमने ऑक्सीजन को ऐड किया था हर बार, है ना, ऑक्सीजन ऐड हुई थी। यहाँ पर भी ऑक्सीजन ऐड हुई, यहाँ पर भी ऑक्सीजन ऐड हुई, यहाँ पर भी ऑक्सीजन ऐड हुई और हाइड्रोजन रिमूव हुई। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं कि भाई कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन ऐड किया तो हमें कॉपर प्लस वाटर मिलेगा। ठीक है, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस होते हैं। मेटलर्जिकल प्रोसेस का मतलब क्या होता है बेटा, देखो जब भी हमें एलिमेंट्स मिलते हैं ना हमारे नेचर से, तो हमें इंप्योरिटीज के साथ मिलते हैं। ठीक है, तो वो इंप्योरिटीज को रिमूव करना होता है, उसकी ओर्स जो है वो रिमूव करनी होती है। तो इंप्योरिटीज को रिमूव करना इज मेटलर्जिकल प्रोसेस कि भाई मेटल उसमें से हमें कहीं ना कहीं एक्सट्रैक्ट करना है ना। तो जैसे आयन ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, तो आयन के साथ ऑक्साइड है, इंप्योरिटीज है, हमें तो प्योर आयन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमने जब इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पास की तो हमको यहाँ क्या मिला बेटा, हमें मिला आयन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें आयन यहाँ पर मिल गया और यहाँ से ऑक्सीजन जो है रिमूव होके कहाँ चली गई, यहाँ पर चली गई। ठीक है, आयन ऑक्सीजन जो है वो आयन से ऑक्सीजन रिमूव होके आयन रह गया और वो ही कहाँ चलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड। मोनो मतलब वन। ठीक है, तो एक ही एटम है इसके पास। बायोलॉजिकल सिस्टम में हम देख लेते हैं कि भाई देखो जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस लाइट एनर्जी मिलके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। किसमें, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, है ना, लीफ के स्टोमेटा में होता है। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, उसे वाटर भी चाहिए और कहीं ना कहीं लाइट एनर्जी भी चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन ऐड हुई ना इसके अंदर, है ना, हाइड्रोजन ऐड होगी और ये क्या बन जाएगा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो यहां से देखो ऑक्सीजन रिमूव हुई है
और ऑक्सीजन रिमूव हुई है और हाइड्रोजन जो है वो ऐड हुई है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, बायोलॉजिकल सिस्टम में भी हमने देखा, फोटोसिंथेसिस में भी कौन सा प्रोसेस हो रहा था, रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा था, है ना। ठीक है, हाइड्रोजनेशन के अंदर हम देखेंगे C2H4 प्लस H2, C2H4 प्लस H2, बेटा C2H4 क्या होता है, बेटा C2H4 होता है इथीन। ठीक है, C2H4 इज इथीन। ठीक है, इथीन, तो इथीन प्लस हाइड्रोजन हमने जब ऐड किया तो हमको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इथेन, हमें क्या मिलेगा, इथेन। तो अब ये हाइड्रोजनेशन है क्या भाई, हाइड्रोजन गैस हमने ऐड किया ना, हाइड्रोजन को ऐड करना इज हाइड्रोजनेशन, बॉन्ड बनाएंगे ये। ठीक है, ये जब हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड करेंगे तब आप डिटेल में पढ़ोगे इसको, अभी सिर्फ आप इतना समझो कि देखो जब इथीन में हमने हाइड्रोजन को ऐड किया है ना, तो ये इसने क्या बना दिया, इथेन बना दिया। तो हाइड्रोजन ऐड हुई इसके अंदर, हाइड्रोजन ऐड हुई, इसका मतलब क्या है, रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। हाइड्रोजन ऐड होगी या ऑक्सीजन रिमूव होगी। ठीक है, तो वो रिडक्शन है, तो यहां भी रिडक्शन हुआ, सब जगह रिडक्शन का प्रोसेस हमने डिस्कस किया। आई होप आपको समझ आया होगा। चलो, हमने ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी देखा कि भाई ऑक्सीजन ऐड हो रही है और हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। हमने रिडक्शन में क्या देखा कि हाइड्रोजन ऐड हो रही है और ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। अब एक प्रोसेस होता है बेटा रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें क्या होता है, साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसेस चलते रहते हैं भाई, ऑक्सीजन भी ऐड भी होगी और रिमूव भी होगी, हाइड्रोजन ऐड भी होगी और रिमूव भी होगी, दोनों प्रोसेस चल रहे हैं। तो यहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों के दोनों प्रोसेस चलते रहते हैं। ठीक है, री मीन्स रिडक्शन, ठीक है, रेड मीन्स रिडक्शन, OX मीन्स ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। तो रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है चलता रहता है इसके अंदर। तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली चलता रहेगा, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो बेटा ऑक्सीडेशन याद रखना है आपको, ऑक्सीडेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज होगा और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होगा और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होगा। ठीक है, तो देखो अभी देखो रेडॉक्स रिएक्शन की अगर हम की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होगा, ऑक्सीडेशन का एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज होगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, उसकी ऑक्सीडाइजेशन, उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको बढ़ा रहा है ना, है ना। इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रहा है। ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रॉन, हम हाइड्रोजन को कंसीडर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो रहा है, हाइड्रोजन लूज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, कि भाई इसमें ऑक्सीडेशन भी होगा। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन जो है वो कम होगा, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कम होगा, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो साइमल्टेनियसली जब ये प्रोसेस चलता रहता है जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन भी हो रहा है, लूज भी हो रहा है सब्सटेंस में से, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ऑलराइट, चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अब हम लोग। कंबशन का प्रोसेस, सबसे पहले कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगर हम कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे बेटा, तो कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या होता है, देखो ये क्या है, मीथेन है, ये क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अब मीथेन में ऑक्सीजन ऐड हुआ ना, है ना, मीथेन में ऑक्सीजन ऐड हुआ। ठीक है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, भाई यहां से हाइड्रोजन गया मतलब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ कार्बन में, है ना। और यहां पर हाइड्रोजन ऐड हुआ ना, यहां पर हाइड्रोजन ऐड हुआ, राइट। देखो यहां पर हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ, है ना। और यहां पर इस सी को मत कंसीडर करना, ये सी कुछ नहीं है, सी गलती से लिख दी है। ठीक है, तो प्रोडक्ट को देखना बेटा, CH4 प्लस O2, 2O2 ने हमें क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यानी कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ, और यहाँ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ तो यहाँ रिडक्शन का प्रोसेस ऐड हुआ, जो है वो प्रोसेस हुआ। ठीक है, तो ऑक्सीजन ऐड होना इज ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन ऐड होना इज रिडक्शन। ठीक है, जिंक और कॉपर सल्फेट को देख लेते हैं, जिंक और कॉपर सल्फेट। तो बेटा जिंक में यहाँ पर देखो ऑक्सीजन ऐड हुआ है ना, जिंक में ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ है। ठीक है, कॉपर में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है तो रिडक्शन का प्रोसेस। Cu यहाँ पर अकेला है ना, यहाँ पर Cu नहीं है, तो यहाँ पर रिडक्शन का प्रोसेस हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ है।
ठीक है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस लाइट एनर्जी। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो देखो इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है ना, ठीक है, H2O में से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है ना, और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन रिमूव हुआ मतलब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया है ना। और इसके अंदर क्या हुआ बेटा, इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हुआ है, ये देखो 6CO2, इधर हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, ये रिडक्शन का प्रोसेस होगा, ठीक है। चलो रस्टिंग ऑफ आयन देख लेते हैं। अच्छा, इसमें रिडक्शन तो हुआ ही नहीं है, इसमें तो सिर्फ ऑक्सीडेशन का है ना, तो ये गलत है, ये नहीं है, ठीक है। तो अगर हम रस्टिंग ऑफ आयन की बात करेंगे बेटा, तो रस्टिंग ऑफ आयन के अंदर भी देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास था आयन प्लस ऑक्सीजन था, और ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया और इसने हमें आयन ऑक्साइड दे दिया, तो ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो मतलब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन या तो ऐड होगा या हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है। और रिडक्शन में या तो हाइड्रोजन ऐड होगा या फिर ऑक्सीजन रिमूव होगा। तो ये आई होप आपको समझ आया होगा। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है बेटा, देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से हमको पता चल रहा है कि भाई ये कैसा रिएक्शन होता है जिसमें जो हीट एनर्जी है भाई एक निकल रही है ना, ठीक है, ये क्या कर रहा है, यहां पर एनर्जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी, निकलेगी, ठीक है, किस फॉर्म में, हीट या लाइट की फॉर्म में। तो जब ये हीट या लाइट की फॉर्म में निकलती है अपने सराउंडिंग में, तो कहीं ना कहीं ये टेम्परेचर भी इंक्रीज करती है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है, हीट एनर्जी रिलीज होगी और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो अगर हम इसके की पॉइंट्स देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो क्या है, एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। कौन सी एनर्जी, हीट एंड लाइट एनर्जी, ठीक है, या तो हीट या दोनों रिलीज हो सकती है, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, आप एनर्जी रिलीज हो रही है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा उसके सराउंडिंग का, है ना, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी होता है, यानी कि एकदम से अचानक से होता है ये, ठीक है, कि भाई हमने आग जलाई और तुरंत से आग पकड़ ली, ठीक, तो ये स्पॉन्टेनियसली होता है। तो इसमें सबसे पहले एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं, कंबशन ऑफ फ्यूल, भाई हमने आग जलाई, तो जब मीथेन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, मीथेन और ऑक्सीजन जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, है ना, एनर्जी, लाइट एनर्जी रिलीज करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है और एनर्जी भी रिलीज हो रही है। तो यहाँ पर फ्यूल जो है वो क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है, और यहाँ इसने क्या किया, हीट को रिलीज किया, है ना, आग जली। रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है बेटा। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और साथ में एनर्जी भी रिलीज करते हैं। रेस्पिरेशन, सांस लेके देख लो, गर्म सांसें होती है ना हमारी, है ना, सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है उससे ज्यादा गर्म होता है ना। अगर हम सांसों को चेक करेंगे तो देखो, चेक करके देख लो भले ही आप, तो उसका टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है सराउंडिंग के कंपेरेटिवली। तो यहाँ पर भी हीट एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, एसिड और बेसिस का जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो वहां पर भी हीट जो है वो रिलीज होती है, यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने केमिकली कंबाइन किया तो क्या हुआ, यहाँ पर NaCl प्लस H2O प्लस एनर्जी, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होगी, इसमें भी हीट जो है वो रिलीज होगी, ठीक है, इसमें भी हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होगी इस रिएक्शन में। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, भाई आयन भी जब बनेगा तब भी हीट एनर्जी जो है वो जनरेट होगी, ठीक है, रिलीज होगी। तो देखो सोडियम प्लस क्लोरीन गैस जब एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन हुए तो उन्होंने सोडियम क्लोराइड प्लस एनर्जी की फॉर्मेशन कर दी। तो हमने देखा कि भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है हीट और लाइट की फॉर्म में, ठीक है, हीट और लाइट की फॉर्म में। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है बेटा, वहां एनर्जी रिलीज हो रही थी, यहाँ एनर्जी ऑब्जर्व होगी, ठीक है, यहाँ पर हीट एनर्जी जो है ऑब्जर्व होती है, जिसकी वजह से जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। वहां पर सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा था, यहाँ पर सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो क्या करेगा, वो हीट को ऑब्जर्व करेगा अपने सराउंडिंग से, ठीक है, जिससे कि यूजुअली जब हीट सराउंडिंग से वो ऑब्जर्व कर लेगा तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा,
ठीक है, सराउंडिंग का। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के, ये हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखो एनर्जी ऑब्जर्व होगी, है ना, एनर्जी ऑब्जर्व होगी। दूसरा क्या होगा, एनर्जी ऑब्जर्व हुई तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर भी तो डिक्रीज होगा, है ना, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। और ये नॉन स्पॉन्टेनिटी के साथ चलता है, यानी कि एक कंटिन्यूस इनपुट इसमें एनर्जी का चाहिए रहता है, कंटिन्यूस इनपुट इसमें चाहिए होता है एंडोथर्मिक में। और एक्सोथर्मिक में इंस्टेंटली वो हो जाता है, उसको कंटिन्यूस इनपुट नहीं चाहिए कि कंटिन्यूस इनपुट होगा तभी वो होता रहेगा प्रोसेस, एक्सोथर्मिका की हीट रिलीज होगी तभी नहीं, स्पॉन्टेनियस, एक हल्का सा भी दिया उसको तो वो तुरंत की तुरंत उसमें से जो हीट जो है वो रिलीज होगी, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। लेकिन इसको कंटिन्यूस इनपुट चाहिए होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की बेटा। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया, है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इन वाटर हो गया, और मेल्टिंग ऑफ आइस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है भाई, फोटोसिंथेसिस में देखो जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो लाइट की प्रेजेंस में, इसने क्या किया, इसने लाइट को ऑब्जर्व किया ना, लाइट की प्रेजेंस में। तो क्लोरोफिल में लाइट जो है वो ऑब्जर्व होती है, लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल होता है। तो उसका क्या काम है बेटा, वो लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस लाइट एनर्जी ने मिलके क्या बनाया, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लाइट की एब्सेंस में नहीं होगा बेटा, लाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। इसने लाइट को ऑब्जर्व कर लिया, ठीक। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हम देख लेते हैं। देखो जब कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन को हीट किया गया तो हमें क्या मिला, हमें मिला कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, क्विक लाइम, है ना। तो हमने जब लाइमस्टोन को हीट किया तो हमें क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो इसने भी हीट को ऑब्जर्व किया ना, हीट किया तो इसने हीट को क्या किया, ऑब्जर्व किया, तभी तो ये चेंजेस आए। तो ये भी क्या है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इन वाटर, यानी कि जब अमोनियम नाइट्रेट में हमने वाटर ऐड किया तो क्या होगा, अमोनियम नाइट्रेट में जब वाटर ऐड किया तो बेटा हम अमोनियम प्लस नाइट्रेट प्लस कोल्डनेस मिलती है, ठंडक हो जाती है वहां पर उस एरिया में जहां पर ये रिएक्शन होता है, ठीक है। फिर मेल्टिंग ऑफ आइस, कि भाई हमने मान लो आइस है, ठीक है, आइस भी तो वाटर की फॉर्म में H2 ही होता है, आइस का केमिकल फॉर्मूला। अब उसको किसी बोल में डालकर रखा तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे मेल्ट होगा। कैसे मेल्ट होगा, सराउंडिंग में जो भी टेम्परेचर है उसको ऑब्जर्व करेगा, वो जो भी हीट है उसको ऑब्जर्व करेगा, और उस हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद वो मेल्ट होगा। तो जहां पर बर्फ पिघलती है वहां पर ठंडा ठंडा होता है ना, ठीक है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस इज ऑल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोरोजन की। तो कोरोजन क्या होता है, देखो कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस होता है बेटा जिसमें जब मेटल जो है, जैसे ये ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, या फिर एसिड्स के कांटेक्ट में आता है, या गैसेस के कांटेक्ट में आता है, तो क्या होता है उस पर कुछ अनडिजायरेबल कंपाउंड जो है वो डिपॉजिट होने लगता है, अनडिजायरेबल कंपाउंड में वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन, और ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो कोरोजन टिपिकली होता कब है, देखो जैसे ही जब मेटल ऑक्सीजन और मॉइस्चर के एक्सपोजर में आता है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, तो उस पे मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होने लगती है, जिससे कि कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। जैसे ही आयन ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आया तो आयन ऑक्साइड की फॉर्मेशन होने लगी। आयन ऑक्साइड क्या है, रस्टिंग ही तो है ना। तो ये है कोरोजन, ओके। अब ठीक है, कोरोजन हुआ तो कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से कोरोजन होता है। सबसे पहला फैक्टर होता है बेटा मॉइस्चर। मॉइस्चर यानी कि वाटर एक ऐसा मीडियम होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, ठीक है। वाटर एक ऐसा मीडियम होता है जो कि रस्टिंग के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, ठीक है। ऑक्सीजन तो आयन की ऑक्सीडेशन के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है ही है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस में जब वाटर के अंदर सॉल्ट और एसिड अगर प्रेजेंट हो तो भी वो क्या करेगा, वो कोरोजन को एक्सेलरेट करेगा, बढ़ावा देगा, ठीक है। टेम्परेचर की बात करते हैं, हाई टेम्परेचर में भी रेट ऑफ कोरोजन जो है वो होता है, बढ़ जाता है,
ठीक है। तो ये हमने बात की कि भाई कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कोरोजन जो है वो बढ़ जाता है। इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं कोरोजन की, नतीजे क्या क्या होते हैं, कोरोजन हुआ तो क्या होगा। देखो बेटा, स्ट्रक्चरल डैमेज होता है, यानी कि कोरोजन की वजह से ब्रिजेस, जैसे हमारे बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं, ब्रिजेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, है ना, व्हीकल्स हैं, कहीं ना कहीं वो वीक होंगे, है ना। तो स्ट्रक्चर वीक होगा तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों के लिए, किसी के लिए भी अनसेफ है, ठीक है। इकोनॉमिक लॉस, अब अगर ये अनसेफ है तो अगर मान लो उस पर कोरोजन हुआ तो भाई उसकी रिपेयरिंग की भी तो कॉस्ट आएगी, है ना, पैसा भी तो खर्च होगा, तो इकोनॉमिक लॉस भी हुआ, ठीक है। एस्थेटिक डैमेज, यानी कि कोरोजन जो होता है वो क्या करता है बेटा, मेटल को कहीं ना कहीं टर्निश कर देता है, यानी कि जो लस्ट्रस उसकी प्रॉपर्टी होती है, जो शाइनी अपीयरेंस होता है, उसको वो कम कर देता है, खत्म कर देता है। तो एक एस्थेटिक डैमेज भी होता है इसमें मेटल का, ठीक है। तो इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन हमने देख लिए। अब कोरोजन को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, उसको रोक कैसे कर सकते हैं, रोक कैसे सकते हैं। देखो, जो पेंटिंग और कोटिंग से, गैल्वेनाइजेशन से, यूजिंग एलॉयज, कैथोडिक प्रोटेक्शन और रेगुलर मेंटेनेंस। देखो बेटा, पेंटिंग और कोटिंग से क्या होता है कि भाई पेंट हमने लगा दिया, अगर मेटल के ऊपर पेंट लगा दिया या वार्निश हमने उसके ऊपर लगा दिया, उसके सरफेस के ऊपर लगा दिया, तो क्या होगा, जो उसका सरफेस है बेटा वो एयर और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, जिससे कि उस पर कोरोजन नहीं होगा, है ना, ठीक है, रस्टिंग नहीं होगी। गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि जो मेटल होता है बेटा, आयरन हो गया, स्टील हो गया, इसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो जिंक की कोटिंग उसके ऊपर कर देते हैं। अब जिंक की कोटिंग उस पर कर दी तो उससे क्या होगा, वो रस्टिंग से बचा रहेगा, ठीक है। यूजिंग एलॉयज, एलॉय क्या होता है, जब कोई भी, जब मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज कोई शो करता है तो वो एलॉय होता है ना। तो एलॉय जैसे स्टेनलेस स्टील हम लोग घरों में यूज करते हैं, पानी से भी बर्तनों को साफ किया जाता है, लेकिन उस पर रस्टिंग नहीं होती है ना। तो जो स्टेनलेस स्टील होता है उसके अंदर क्रोमियम मेटल होता है, स्टेनलेस स्टील के अंदर क्रोमियम मेटल होता है, और क्रोमियम मेटल जो होता है बेटा वो कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, जिससे कि कोरोजन नहीं होता, रस्टिंग नहीं लगती है बर्तनों पर, ठीक है। कैथोडिक प्रोटेक्शन की हम बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एक ये मेन मेटल स्ट्रक्चर को के ऊपर कोटिंग कर देते हैं, एक ऐसे मेटल की जो इजीली करोड हो जाता है। जैसे मान लो स्टील के ऊपर हमने जिंक की प्लेटिंग कर दी, तो क्या होगा, जिंक करोड होगा, स्टील अंदर जो है वो बचा रहेगा। अब जैसे जिंक करोड हुआ तो उसके ऊपर से जिंक की लेयर हटनी स्टार्ट हो जाएगी, तो वो दिख जाता है कि हाँ कोरोजन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो उस पर वापस से जिंक की कोटिंग कर देते हैं, तो अंदर का जो मेटल है वो सेफ रहता है। ऑलराइट, इसके बाद बात आ जाती है रेगुलर मेंटेनेंस की। रेगुलर मेंटेनेंस बेटा, अगर मान लो कि हम हमारे मेटल के सरफेस को रेगुलरली इंस्पेक्ट करते रहे, चेक करते रहे, है ना, उसके सरफेस पे रेगुलरली हम भाई उस पे पेंट भी होता रहे, है ना, उस पे वार्निश भी लगाते रहे, तो उससे क्या होगा, वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट से बचा रहेगा और मेटल जो है वो कोरोड नहीं होगा। तो रेगुलर मेंटेनेंस तो चाहिए होती है, ठीक है। रेंसिडिटी की बात कर देते हैं, खाना खराब होता है ना, तो उसी को रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी जब होती है बेटा तो उसमें से बड़ी अनप्लीजेंट सी स्मेल और टेस्ट आने लगता है, ठीक है, जिसमें कि देखो रेंसिडिटी में क्या होता है, रेंसिडिटी रेफर्स टू द अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट that develop in fats and oils when they undergo oxidation। कि भाई देखो जो फैट्स और ऑयल्स हैं उसमें बड़ी अनप्लीजेंट सी, उसमें बड़ी खराब सी स्मेल आने लगती है, टेस्ट आने लगता है, जैसे उसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है वो, ठीक है। तो इस प्रोसेस की वजह से अनडिजायरेबल कंपाउंड जो हैं वो फॉर्म होने लगते हैं, जिसकी वजह से कि रेंसिडिटी यानी कि जो भी सब्सटेंस है वो खराब होने लगता है, सड़ने लगता है। अब की पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो बेटा प्रोसेस क्या है ये, देखो रेंसिडिटी कब होती है, जब फैट्स और ऑयल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और वहां पर जो फैटी एसिड होता है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि जो भी ऑयल है और फैट्स है उसमें से बड़ी अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट आने लगती है। अब रेंसिडिटी दो टाइप की होती है बेटा, देखो एक होती है ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी और एक होती है हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पर जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होने लगते हैं, ठीक है, तो फैट्स और ऑयल में से स्मेल आने लगती है, ठीक है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ। उसके बाद बात आ जाती है हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी की। हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी के अंदर क्या होता है बेटा, जो हाइड्रोलाइसिस होता है फैट्स के हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या हुआ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब ऑयल और फैट्स के साथ, ऑयल के साथ रिएक्ट करेगा तो ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन होने लगती है ना, फैट्स की फॉर्मेशन होने लगती है,
ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन होने लगती है, फैटी एसिड की फॉर्मेशन होने लगती है। पानी में, ये वाटर में हो रहा है ये सारा का सारा सब्सटेंस, ठीक है, सारी की सारी चीजें। तो पानी के अंदर, पानी में फैटी एसिड की फॉर्मेशन होने लगती है, ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन होने लगती है, जिससे कि वो खराब होने लगता है। तो हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी क्या हुई? जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ऑयल के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड की फॉर्मेशन होती है, जिससे कि बड़ी अनप्लेजेंट सी स्मेल आने लगती है, टेस्ट उसका अजीब सा हो जाता है, ठीक है, खराब होने लगता है। और ये सब कहां हो रहा है? प्रेजेंस ऑफ वाटर में, पानी में हो रहा है, ठीक है। इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं रेंसिडिटी के? देखो, पहले तो हेल्थ इफेक्ट्स की हम बात कर लेते हैं कि मान लो हमने खराब खाना खा लिया, कोई खराब चीज खा ली, तो कहीं ना कहीं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इश्यूज आ जाएंगे, है ना, डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट होने लगेगा, पेट खराब हो जाएगा, है ना, मे बी लॉन्ग टर्म के लिए, भाई खराब खाना खाने से टाइफाइड भी तो हो जाता है ना, ठीक, तो हेल्थ रिस्क है उसमें। न्यूट्रिशनल लॉस भी है, अभी खाना खराब हुआ तो उसके अंदर का जो न्यूट्रिशन था वो भी तो कहीं ना कहीं बेकार हो गया, उसमें जो एसेंशियल फैटी एसिड से, जो विटामिन से, जो न्यूट्रिएंट्स से, वो हम तक नहीं पहुंचे, राइट। इकोनॉमिक लॉस भी है, भाई खाना खराब हुआ तो पैसा भी तो बर्बाद हुआ ना उसके अंदर, है ना, फाइनेंशियल लॉस भी हुआ, फूड जो बनाया गया था, रिटेलर ने जो दिया था उसका भी लॉस हुआ। तो ये इफेक्ट्स हो गए हमारे रेंसिडिटी के। अब हम खाना हम बचा कैसे सकते हैं खराब होने से, ठीक है। देखो, प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किए जाते हैं, प्रॉपर स्टोरेज की जाती है, रेफ्रिजरेट किया जाता है, फ्रेश प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स कौन से हो गए बेटा? तो विटामिन ई है, BHA है, BHT है। BHA की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? देखो, BHA की फुल फॉर्म होती है ब्यूटिलेटेड हाइड्रो ऑक्सी एनिसोल, ठीक है। और BHT की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्यूटिलेटेड हाइड्रो ऑक्सीटोल्यूइन, TOLUENE, ठीक है, टोल्यूइन। तो ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल BHA होता है, और BHT की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोल्यूइन। तो ये कुछ ऐसे नेचुरल और सिंथेटिक हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि फैट्स और ऑयल्स की ऑक्सीडेशन को स्लो कर देते हैं, जिससे कि रेंसिडिटी जो है वो कम हो जाती है या नहीं होती है, चीजें जल्दी से खराब नहीं होती है। चलो ठीक है, अगर हम खाने को प्रॉपर स्टोर करेंगे, प्रॉपर स्टोरेज से क्या होता है कि फैट्स और ऑयल्स को अगर हमने एयर टाइट कंटेनर्स में बेटा रखा तो क्या होगा? वो लाइट से और हीट से तो बचे रहेंगे, साथ में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के एक्सपोजर में नहीं आएंगे, है ना, जिससे कि जो है खाना हमारा खराब नहीं होगा या रेंसिडिटी नहीं होगी, ठीक है। रेफ्रिजरेटर, खाना कभी भी खराब होता है तो आप उसको किस में रखते हो? रेफ्रिजरेटर में रख देते हो। रेफ्रिजरेटर में करने से क्या होता है? एक तो टेम्परेचर कम हो जाता है ना, और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है, जिससे कि रेंसिड नहीं होता, ठीक है। यूजिंग फ्रेश प्रोडक्ट्स, अगर हम फ्रेश प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे तो उससे क्या होगा? फ्रेश ऑयल, फ्रेश फैट्स होंगे, तो उससे क्या होगा कि भाई जो भी ऑक्सीडेशन है वो स्लो हो जाएगा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, यानी कि एक्सपायरी डेट होती है हर एक प्रोडक्ट की, अगर हम एक्सपायरी डेट से पहले यूज करेंगे तो वो जल्दी से खराब नहीं होता। अगर एक्सपायर होने के बाद यूज करोगे तो में भी हो सकता है बनाते बनाते नहीं खराब हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जिसको अगर हम ध्यान रखें तो रेंसिडिटी से बचा जा सकता है। तो ये था हमारा चैप्टर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है तो बेटा कमेंट्स में मेंशन कीजिए। ऑलराइट, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे कि कैसे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है। तब तक इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो और कमेंट्स में लिख देना अगर कोई भी डाउट होता है तो। ऑलराइट, तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, तो बाय।